कोलंबिया के एक एयरपोर्ट में रायन अपने फ़ोन पर नज़र डालता है। उसे रैबिट के लगातार मैसेज आ रहे हैं। रायन दरअसल अपने जुए के कर्ज से भागकर यहाँ आया है, इसलिए वह उन मैसेज को नज़रअंदाज करता है और टैक्सी ढूंढने लगता है। सौभाग्य से उसका सबसे अच्छा दोस्त जैक उसके लिए ड्राइवर भेज चुका होता है। रास्ते में ड्राइवर उसे जैक का छोड़ा हुआ एक नोट देता है। जैक लिखता है कि वह आज काम में व्यस्त है, लेकिन घर का एक्सेस कोड दे रहा है ताकि रायन आराम से रह सके। जंगल के बीचों बीच वो घर पहुंचकर रायन दंग रह जाता है। घर बहुत बड़ा और आलीशान होता है। उसे याद आता है कि वह और जैक साथ में कुलिनरी स्कूल में पढ़े थे, तो वह सोच में पड़ जाता है कि एक शेफ इतना पैसा कैसे कमा सकता है। रायन खुद के लिए स्वादिष्ट खाना बनाता है, महंगी वाइन पीता है और फिर आराम करने चला जाता है। शाम को जैक आखिरकार घर लौटता है। दोनों सालों बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं। रायन बताता है कि उसे अपने करियर में ज़्यादा सफलता नहीं मिली, वह सिर्फ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में काम करता रहा है। वहीं जैक अब एक इंटरनेशनल कैटरिंग कंपनी में काम करता है और दुनिया भर में अमीर क्लाइंट्स के लिए खाना बनाता है। वह बताता है कि यह घर उसे एक हफ्ते के लिए मिला है ताकि वह परफेक्ट प्रोड्यूस ढूंढ सके। पैसे तो अच्छे हैं, लेकिन अमीर लोगों के नखरे झेलना बहुत थका देने वाला है। अगले दिन रायन को पता चलता है कि जैक ने एक पुरानी कार खरीदी है। जैक बताता है कि उसने ये मॉडल इसलिए लिया ताकि वह आसपास के लोगों में घुल मिल सके। शहर पहुंचकर रायन देखता है कि वहाँ के लोग बहुत साधारण जिंदगी जीते हैं। लंच में जैक सिर्फ बियर पीता है, जबकि रायन पूरा खाना मंगवाता है। रायन कहता है कि न तो उसका कोई परिवार है, न कोई खास जिंदगी, बस फिल्में देखना और इंस्टेंट नूडल्स खाना उसकी दिनचर्या है। जैक कहता है कि उसे कभी कभी वो सादगी भरी जिंदगी याद आती है। इसी दौरान एक लड़की एलिस रेस्टोरेंट में आती है और उनके साथ ड्रिंक करने लगती है। वह बताती है कि उसने बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ दी है और अब दुनिया घूम रही है। वह पूछती है कि दोनों में बेहतर शेफ कौन है, तो वे उसे घर बुलाकर एक कुकिंग कंपटीशन का प्लान बनाते हैं। जब वे खाना बना रहे होते हैं, रायन को बार बार रैबिट के कॉल आते हैं, लेकिन वह इग्नोर करता रहता है। जब एलिस स्वाद चखती है आंखों पर पट्टी बांधकर, तो उसे दोनों डिशेज पसंद आती हैं, लेकिन रायन की डिश थोड़ा बेहतर लगती है। तीनों स्विमिंग पूल में मजे करते हैं और ड्रिंक शेयर करते हैं। बातों बातों में एलिस को पता चलता है कि 15 साल पहले रायन ने एक महंगी घड़ी जैक से हार दी थी और वो अब तक उसे भूल नहीं पाया है। थोड़ी देर बाद एलिस और जैक एक दूसरे के साथ समय बिताने चले जाते हैं और रायन अकेला रह जाता है। अगली सुबह रायन को रैबिट का मैसेज आता है, 3 दिन में मुझसे संपर्क करो वरना तेरी माँ को उठवा लूंगा। रायन डर जाता है, लेकिन जैक से कुछ नहीं कहता। जैक के लैपटॉप पर उसे गलती से बैंक अकाउंट की विंडो खुली मिलती है और उसमें लगभग 2 मिलियन यूरो पड़े होते हैं। रायन को समझ नहीं आता कि एक शेफ इतना अमीर कैसे हो सकता है। शाम को जैक बताता है कि उसका असली काम गरीब लोगों को ठगना है। वह दुनिया की हालत और इंसानियत पर बातें करता है, लेकिन रायन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, क्या मैं उससे पैसे उधार मांग लूं? लेकिन तभी जैक कहता है कि रायन उसका इकलौता सच्चा दोस्त है और इतने सालों बाद उसे घर जैसा महसूस हो रहा है। यह सुनकर रायन चुप हो जाता है। अगली सुबह रायन देखता है कि जैक ने खुदकुशी कर ली है। वह टूट जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक खतरनाक ख्याल उसके दिमाग में आता है, क्या मैं जैक की जिंदगी जी सकता हूँ? वह बॉडी को एक बैग में लपेटता है, फिर यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखकर लैपटॉप का पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुकीज़ डिलीट हो जाने की वजह से अब लॉगिन नहीं हो पाता। वह बैंक में कॉल करता है, लेकिन वे आईडी मांगते हैं। वह ऑनलाइन फेक आईडी ऑर्डर करता है जो 3 दिन में आएगी। उधर रैबिट उसकी माँ की फ़ोटो भेजकर धमकी देता है। रायन उसे 1 हफ्ते की मोहलत मांगकर मनाता है और झूठ बोलता है कि उसके पास जल्द पैसे होंगे। उस रात रायन झील के बीच जाकर जैक की बॉडी को डुबो देता है। अगले दिन जब वह रेस्टोरेंट में होता है, रैबिट फिर धमकी भेजता है, अगर कल रात तक पैसे नहीं मिले तेरी माँ मर जाएगी। रायन कुछ दोस्तों से मदद मांगता है, लेकिन सब उसके पुराने जुए के कारण उसे नकार देते हैं। थका हारा जब वह घर लौटता है तो देखता है कि वहाँ एक और कार खड़ी है। वह अंदर जाता है और 2 लोगों से मिलता है, इमोजीन और मॉरिस, जो उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। उन्हें लगता है कि वह जैक है। इमोजीन और मॉरिस उस कैटरिंग एजेंसी में आयोजक के तौर पर काम करते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब वे जैक के साथ शेफ के रूप में काम कर रहे हैं। रायन उन्हें यह नहीं बताता कि असल में वह जैक नहीं है, बल्कि अपने कुकिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके बातचीत को आगे बढ़ाता है ताकि सबको लगे कि वही असली जैक है। वह मौका देखकर उनसे एडवांस पेमेंट मांगता है और इमोजीन खुशी खुशी पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। अब रायन आखिरकार रैबिट को पैसे भेज पाता है और थोड़ी राहत महसूस करता है। बातचीत के दौरान जब रायन बताता है कि उसने अब तक सही प्रोड्यूस
यानी खाना बनाने का कच्चा माल भी नहीं चुना, तो इमोजीन हैरान रह जाती है, क्योंकि जैक को यहाँ जल्दी आने का असली मकसद तो वही था, सब कुछ पहले से देखकर तैयारी करना। इमोजीन और मॉरिस रायन को शहर लेकर जाते हैं, जहाँ वे लोगों को ध्यान से देखने लगते हैं। इमोजीन कहती है, हमें 2 चाहिए। रायन पहले तो समझ नहीं पाता, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो 2 लोग मतलब 2 इंसान कह रही है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। असल में जैक के शानदार डिनर्स इतने महंगे इसलिए थे क्योंकि वो अमीर लोगों के लिए इंसानी मांस पकाता था। रायन के चेहरे पर डर साफ झलकता है, तो इमोजीन उसे ठंडे स्वर में कहती है, अगर तुमने काम पूरा नहीं किया तो एजेंसी तुम्हें ख़त्म कर देगी। रायन मजबूर होकर हामी भर देता है कि वो सुबह किसी को पकड़ने में मदद करेगा। उस रात वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन इमोजीन और मॉरिस ने घर के सारे रास्तों पर नज़र रखी होती है। इमोजीन चेतावनी देती है, एजेंसी बहुत ताकतवर है, अगर तुम भाग भी गए तो जिंदा नहीं बचोगे। अगली सुबह मॉरिस उसे जगाता है और दोनों शहर जाते हैं। वह रायन को किसी को चुनने पर मजबूर करता है। वे एक लड़की और उसकी दादी का पीछा करते हैं, लेकिन जब वो एक चुगी इलाके में पहुंचती हैं तो उन्हें नज़रों से खो देते हैं। वहाँ एक मैकेनिक जोसे उनसे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। मॉरिस तय करता है कि वही उनका अगला शिकार होगा। वह कार खराब होने का नाटक करता है, और जैसे ही जोसे नीचे झुकता है, मॉरिस साइलेंसर लगी पिस्तौल से उसके सिर पर गोली मार देता है, बिना किसी आवाज़ के। उसी वक्त वो महिलाएं और ऑफिसर गालो वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। खुशकिस्मती से जोसे की लाश कार के नीचे छिपी होती है। मॉरिस खुद को बिजनेस ट्रिप वाला बताकर अपना कार्ड दिखाता है और पुलिस उन्हें जाने देती है। रास्ते में रायन पूछता है कि दूसरा शिकार कौन होगा। मॉरिस कहता है, अब नहीं, पुलिस ने हमें देख लिया है, एक ही काफ़ी है। घर पहुंचकर इमोजीन उसे एक गुप्त बेसमेंट दिखाती है, जहां जोसे की लाश जानवर की तरह टांगी होती है। रायन को मजबूर किया जाता है कि वह उसका मांस काटे, जैसे कोई कसाई काटता है। इमोजीन कहती है, जीभ संभाल कर रखना, क्लाइंट ने खास ऑर्डर दिया है। बाहर पूरा स्टाफ आलीशान डिनर के लिए घर सजाने में लगा होता है। रायन, जो अंदर से टूट चुका है, किसी तरह सब पूरा करके नहाने चला जाता है। वह जब अपना मेल खोलता है तो एक पैकेट में उसे उसकी फेक आईडी मिल जाती है। वह तुरंत कार लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक माली को टक्कर मार देता है। सौभाग्य से माली बच जाता है, मगर मॉरिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और कहता है, भागने की सज़ा मौत है। कार ढकेलते हुए रायन उससे पूछता है, तुम इतने सालों से ये सब कैसे झेलते हो? मॉरिस हंसकर जवाब देता है, जिस तरह मुझे बेकन खाते वक्त सुअर पर दया नहीं आती, वैसे ही मुझे इन लोगों पर नहीं आती। वह बताता है कि अब तक सिर्फ एक शेफ एजेंसी से बच पाया है, वो भी क्योंकि एजेंसी ने खुद उसे छोड़ दिया था। रायन अब तय करता है कि वह 4 डिशेज बनाएगा, और चौथी डिश होगी टंग सशिमी विद सोरबे, क्योंकि जीप की मांग तो आई थी। शाम को अमीर मेहमान आने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ डिटेक्टिव रूइज और ऑफिसर गालो भी पहुँचते हैं। जोसे अब मिसिंग घोषित हो चुका है, और रूइज उसे ढूंढने आया है, क्योंकि जोसे उसका भतीजा था। गवाहों के मुताबिक जोसे को आखिरी बार 2 विदेशी मर्दों के साथ देखा गया था। इमोजीन उन्हें रायन से मिलने देती है। रायन पूरी कोशिश करता है झूठ बनाए रखने की, लेकिन रूइज उसकी घबराहट और झूठी बातों को नोटिस कर लेता है। वह जोसे की फ़ोटो दिखाता है, और रायन की आंखों में एक पल को डर झलक जाता है। गालो को भी रसोई से आने वाली महक अजीब लगती है, जैसे कुछ गलत पक रहा हो। रूइज जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि पहले वह मॉरिस से बात करेगा। इमोजीन रुकने और खाना खाने को कहती है। फ़ोन की बैटरी खत्म होने पर रूइज उसे चार्ज में लगाता है और खाना चखता है। उसे और गालो को रायन का बनाया खाना बेहद स्वादिष्ट लगता है। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि वे जोसे का मांस खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मॉरिस आखिरी मेहमानों के साथ लौटता है। रूइज उससे पूछताछ करता है, लेकिन वह वही बिजनेस ट्रिप वाली कहानी दोहराता है। रूइज बताता है कि इस इलाके से हर 9 महीने में 1 या 2 जवान लोग गायब हो जाते हैं, और कुछ हफ्तों बाद उनके परिवार को एक मेल या चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि वे नई जिंदगी की तलाश में शहर चले गए हैं। और उन संदेशों में हमेशा एक शब्द होता है, स्पॉन्टेनियस एडवेंचर, जो कुछ देर पहले इमोजीन ने भी बोला था। रूइज अब समझ चुका है कि कुछ तो बहुत गलत चल रहा है। वह रुकने का फैसला करता है। इसी बीच एक मेहमान उसे खाने के लिए रुकने को कहता है। वह मान जाता है, जबकि गालो किसी और केस में चला जाता है। इमोजीन उस मेहमान को डांटने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है, मुझे रिस्क लेना पसंद है। तभी पीछे के दरवाजे से एलिस आती है और जैक से मिलने की मांग करती है। इमोजीन उसे किचन में ले जाती है और रायन से कहती है, इससे छुटकारा पाओ। इमोजीन के जाते ही एलिस पूछती है, तुम अचानक यूके वापस क्यों नहीं गए? वह रायन को कुकिंग करते देखती है, थोड़ा मांस चखती है और कहती है, कमाल का स्वाद है।
मगर जल्द ही उसे सॉस में खून के निशान दिखते हैं और रायन की हरकतें उसे शक में डाल देती हैं। जब एलिस जाने लगती है, वह देखती है कि रायन के हाथ में वही घड़ी है जो जैक ने 15 साल पहले कभी उसे वापस नहीं दी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह डरकर बाहर निकलती है और इमोजीन सब समझ जाती है। वह तुरंत मॉरिस को भेजती है एलिस के पीछे। मॉरिस एलिस को कहता है कि अगर वो थोड़ी देर इंतजार करे तो वो उसे होटल तक छोड़ देगा। इसी बीच रायन इमोजीन से पूछता है, वो शेफ कौन था जो इस एजेंसी से बाहर निकल पाया था? इमोजीन मुस्कुराते हुए बताती है, वो बस एक झूठ था जो हमने बाकी कर्मचारियों से कहा था। असल में वो शेफ एक इवेंट के दौरान डिनर बन चुका था, यानी इस जगह से कोई भी जिंदा नहीं निकलता। जब अगला कोर्स सर्व किया जाता है, रूइज उस मांस से बेहद प्रभावित होता है और बाकी मेहमान हंसते हुए देखते हैं कि वो अपने ही भतीजे जोसे का मांस खा रहा है। रायन को टेबल पर बुलाया जाता है ताकि सब उसकी तारीफ कर सकें। रूइज बार बार पूछता है, ये कौन सा मांस था? इसका स्वाद अजीब है। घबराया हुआ रायन झूठ बोल देता है, ये पोर्क है। रूइज को शक होता है, लेकिन एक मेहमान कहता है, एक टैलेंटेड शेफ तो कुछ भी नया स्वाद दे सकता है। अब बारी आती है टंग साशिमी यानी जीभ की डिश की। लेकिन जैसे ही रायन टुकड़ा काटता है, उसे दिखता है कि जोजी को हर्पीस था, और क्योंकि ये डिश कच्ची नहीं थी, इसे छिपाया नहीं जा सकता था। रायन चाहता है कि कोई और डिश बना ले, लेकिन जीभ तो पहले से स्पेशल रिक्वेस्ट थी, इसलिए उसे बदल नहीं सकते थे। तभी एलिस अंदर आती है। वो कहती है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकती और टैक्सी बुलाना चाहती है। इमोजीन पूछती है, क्या तुम किसी के साथ हो? एलिस कहती है, नहीं, मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ। बस यही सुनकर उन्हें एक नया आइडिया मिल जाता है। कुछ देर बाद टंग साशिमी परोसा जाता है, जो अब बनी होती है एलिस की जीभ से। रायन अब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो एक प्लेट में सिर्फ शरबत परोसता है और चम्मच के नीचे एक छुपा हुआ मैसेज लिखता है, बाथरूम में मुझसे मिलो। दोनों बाथरूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं। रायन सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुनकर रूइज की हालत खराब हो जाती है और वो उल्टी कर देता है। वो बाहर जाकर दिखावा करता है कि अब वो घर जा रहा है, लेकिन असल में वो चुपके से रायन का पीछा करता है। रूइज नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहां उसे दिखता है एलिस का शव और जोसी का सिर। वो डर से कांप उठता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका फ़ोन घर के अंदर चार्जिंग पर है। वो रायन से कहता है, तुम जाकर मेरा फ़ोन ले आओ, मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ। रायन घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन बाहर निकलते वक्त मेहमान उसे देख लेते हैं। मॉरिस पूछता है, क्या कर रहे थे बाहर? रायन कहता है, बस थोड़ा स्मोक कर रहा था। जब रायन अंदर फ़ोन लेने जाता है, मॉरिस नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहाँ रूइज को देख लेता है, और फिर बिना कुछ सोचे चेनसॉ से उसकी हत्या कर देता है। जब रायन वापस आता है, मॉरिस सिर्फ इतना कहता है, अब हमें दोनों बॉडीज़ का मीट निकालना होगा। रात भर वो दोनों शरीरों को काटते हैं, उबालते हैं और गंदा पानी झील में फेंक देते हैं। इमोजीन इस बीच पीड़ितों के नाम से ईमेल भेजती है ताकि उनके परिवार को लगे कि वो लोग देश छोड़ चुके हैं। रात को रायन को नींद नहीं आती। सुबह इमोजीन उससे कहती है, गेस्ट्स को तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया, अब तुम्हारे पास और भी बड़े इवेंट्स के ऑफर हैं, तुम जैक से भी अच्छे शेफ साबित हुए हो। रायन कुछ नहीं कहता और खाने से मना कर देता है। तभी एक कर्मचारी उसकी गर्दन में नया जीपीएस चिप इंजेक्ट करता है। वो कहता है, पुराना काम करना बंद कर गया था। इमोजीन कहती है, ये चिप तो मरने तक चलना चाहिए था, अजीब है। यानी उन्होंने सबकी मौतें पहले से ही ट्रैक की थीं। रायन सोच में पड़ जाता है, क्या वो हमेशा से सच्चाई जानते थे? वो अफ्रीका में अगले इवेंट के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। बाहर एजेंसी के कर्मचारी जैक की कार को आग लगा देते हैं। एयरपोर्ट पर रायन अकेला बैठा पी रहा होता है। एक आदमी उससे पूछता है। रायन मुस्कुराकर कहता है, मैं अमीर लोगों के घर जाकर उनके लिए खाना बनाता हूँ। वो आदमी कहता है, वाह, तुम तो सपना जी रहे हो। रायन भी मुस्कुरा देता है, पर उसकी आंखों में वही सच्चाई झलकती है कि वो सपना नहीं, बल्कि एक जीवित दुस्वप्न जी रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की सबसे डरावनी और शॉकिंग एंडिंग की, और साथ ही इसके डार्क मीनिंग के बारे में। फिल्म के आखिर में रायन वो सब कुछ झेल चुका होता है जो किसी इंसान के लिए एक जीवित दुस्वप्न से कम नहीं। वो मासूम बनकर आया था, एक काम की तलाश में, लेकिन यहाँ उसे ऐसा काम मिला जहाँ खाना इंसान से नहीं, इंसानों पर बनाया जाता था। और अब रायन एजेंसी का सबसे टॉप शेफ बन चुका है, वो भी कैनिबल एजेंसी का। वो रायन की गर्दन में नया जीपीएस चिप लगाती है और बताती है कि पुराना चिप मर चुका था, यानी जो भी इस एजेंसी में आता है वो मौत तक ट्रैक किया जाता है और कभी भाग नहीं सकता। अब बात करते हैं इस मूवी के डार्क मीनिंग की। ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, बल्कि ये समाज के उस काले चेहरे को दिखाती है जहाँ अमीरों की भूख कभी खत्म नहीं होती। यहाँ खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और शक्ति दिखाने का प्रतीक बन चुका है। हर इंसान की एक कीमत है, और जब वो कीमत चुका नहीं सकता तो वो डिश बन जाता है। रायन का किरदार दर्शाता है कि कैसे एक आम इंसान किसी सिस्टम या गुप्त संगठन का पुतला बन सकता है, भले ही उसके अंदर इंसानियत बची हो, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। और सबसे डरावनी बात यह है कि फिल्म ये नहीं दिखाती कि वो बच गया, बल्कि ये बताती है कि अब वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुका है जिससे वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी उस खौफनाक फिल्म की कहानी और उसकी डार्क एंडिंग।
अगर आपको ऐसे ही मिस्ट्री और सस्पेंस से भरे मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी डार्क कहानियों के अंदर झांकेंगे। इनसाइड द मूवी, जहां कहानियां सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती हैं।